Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains। ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलेवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। अब आपको करना है क्या है कि आपको हमारा वेबसाइट विजिट करना है educhemy.com। वहां पर जाके आप इस पूरे इनिशिएटिव को फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसके एक मेंबर बन सकते हैं और उसके बाद जितने भी फीचर्स हैं इसको आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डू विजिट द वेबसाइट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन काफी प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और रीसेंट टाइम्स में जैसे प्रीलिम्स 2023 में ऑप्शंस आपको देखने को मिले थे वैसे ही ऑप्शंस हमने लाया है। मिक्स्ड ऑप्शंस हैं, जो पहले ऑप्शंस थे वैसे भी हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आने वाले प्रीलिम्स में आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द प्राइमरी डिमांड्स ऑफ द तिभागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि प्राइमरी डिमांड्स क्या थे तिभागा पीजेंट मूवमेंट जो कि बंगाल में हुआ था। द फर्स्ट ऑप्शन इज ensuring a fairer share for the peasants by reducing the landlord's portion from 1/2 to the crop to 1/3. The second option given is securing land rights for the peasants, recognizing them as actual cultivators of the land. C is putting an end to zamindari system and abolishing serfdom. And D is limiting the cultivation of opium to 1/3 of the total cropped area. अच्छे से सोचिए, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट peasant movements, तो आपको पता होगा तिभागा के बारे में। तो जल्दी से सोचिए और बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ensuring a fairer share for the peasants by reducing the landlord's portion from 1/2 of the crop to 1/3। तिभागा से आप समझ रहे हैं, अगर आप पूरे प्रोड्यूस को 3 पार्ट्स में बांट दें तो 1/3 की बात हो रही है कि हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है 1/3। तो इस समय क्या था आपको पता है, ये जो तिभागा जो मूवमेंट था, जो पीजेंट मूवमेंट था, ये हम लोग बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया या इंडिपेंडेंस से पहले की बात की जाए तो उसमें सबसे लेटर ऑन होने वाला पीजेंट मूवमेंट था। इसके पहले आपको पता है इंडिगो मूवमेंट हुआ है, इसके अलावा बहुत सारा अवध किसान मूवमेंट था, बहुत सारा चीज है जो कि इंडिपेंडेंस के पहले हुआ, लेकिन ये जो था ये ऑलमोस्ट ओवरलैप किया था इंडिपेंडेंस के आसपास। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि आपको पता है कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो बंगाल रीजन में किया जाता था, जमींदारी सिस्टम वहां पर एग्जिस्ट करता था। तो यहाँ पर क्या था कि जो है आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक कम्युनिटी क्रिएट किया गया था जमींदार के नीचे, जिसको बोलते हैं जोतेदार, और वो जो है किसान के साथ जो है उनका एक एग्रीमेंट रहता था, जो भी क्रॉप का प्रोड्यूस होगा उसका 50% वो रखेंगे और 50% जो है वो पीजेंट के पास चला जाएगा। तो इसके वजह से आपको पता है 1940s में फेमाइन का सिस्टम था बंगाल में, बहुत खराब फेमाइन आया था, वहां पे बहुत डेडली फेमाइन था, लाखों लोगों की जान चली गई थी उसमें। तो उसके बाद जो है आपका क्रॉप प्रोडक्शन पे काफी ज्यादा लोड बढ़ गया था और वहां पे सिचुएशन बहुत वर्स था। तो उस केस में जो है वहां पर कम्युनिस्ट फोर्सेस थे, बहुत सारे एक्टिव फोर्सेस थे, तो उन्होंने बोला कि इस तरह का सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, इसको एबॉलिश करना चाहिए था। और इसके बाद ये बहुत तेजी से पकड़ने वाला मूवमेंट था और फाइनली जाकर जो है ये फिर ये डिसाइड फाइनली हुआ कि 2/3 आपका जो है विल गो टू द पीजेंट्स एंड 1/3 विल गो टू जोतदार। लेटर ऑन फिर इसको एबॉलिश भी कर दिया गया, आफ्टर आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स, इसको एबॉलिश भी कर दिया गया, लेकिन उस समय इस मूवमेंट के बाद जो है काफी ज्यादा फार्मर्स को वहां पर फायदा हुआ था। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन चाइनीज ट्रेड कम टू एन एंड। आपने डिफरेंट चार्टर एक्ट्स के बारे में पढ़ा है, आपको बताना है कि किस एक्ट के थ्रू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली ऑन चाइनीज ट्रेड वो खत्म हो गया। The options given are: first is the Charter Act of 1813, B is the Charter Act of 1833, C is the Charter Act of 1793 और D Pitt's India Act 1784। अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए कि किस एक्ट के थ्रू जो है ये काम किया गया था। तो इसका सही आंसर है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। देखिए चार्टर एक्ट बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, लेकिन यूपीएससी का भी ये फेवरेट है, हर साल इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है। इवन 2023 में भी इससे बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऐसा टॉपिक है अगर जिसको आप अच्छे से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसे 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ब्रॉट एन एंड टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया, ऑल्दो द
कंपनी कंटिन्यू टू मेंटेन इट्स एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट्स विद चाइना एंड टी ट्रेड। 1813 में आपको पता है मोनोपोली जो था इंडिया में ट्रेड करने का ये खत्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लेकिन स्टिल कंपनी ने अभी तक जो है चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड इन टी इस पे जो है उनका मोनोपोली था। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा कोई भी दूसरी कंपनी जो है इस तरह का ट्रेड नहीं कर सकती थी, उसको अलाउ नहीं किया जाता था। तो 1830 से उनका मोनोपोली विद इंडिया, ट्रेड विद इंडिया को हटा दिया गया, लेकिन उन्होंने बरकरार रखा क्या, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। लेकिन 1833 जो है वो मार्क किया था टर्मिनेशन ऑफ द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद चाइना एंड द टी इंडस्ट्री एज वेल। मतलब इसके बाद जो है कंपनी का मोनोपोली नहीं चलेगा, कोई भी कंपनी जो कि हाईएस्ट बिडर होगी वो जो है वो ट्रेड कर सकती है यहां पर। तो एक तरह से मोनोपोली एंड कर गया। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिविजुअल सत्याग्रह। यहां पर पूछा जा रहा है आपसे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में, तो आपको बताना है यहां पर कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, बताना है कि आपको कौन से सही स्टेटमेंट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन Gandhi ji decided to initiate a limited satyagraha on an individual basis by a few selected individuals in every locality. The first statement है ये. The second statement is it was launched individually since the masses were weak at that moment and unprepared for a nationwide satyagraha. The third was J.L. Nehru was the first to offer the satyagraha. Which one of the above statements is or are correct about the individual सत्याग्रह? तो जल्दी से बताइए इसका सही स्टेटमेंट कौन सा होगा। इसमें से सही स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑप्शंस गिवन है आपके ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 और नन ऑफ देम। तो इसका सही ऑप्शन है नन ऑफ द स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली करेक्ट। चलिए हम लोग जानते हैं ऐसा क्यों है। यहां पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट था ये क्रिप्स मिशन नहीं था, आफ्टर अगस्त ऑफर था, जो कि आपको बताना है किस ईयर में हुआ था, 1940 में। ठीक है, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया टू लॉन्च अ लिमिटेड इंडिविजुअल सत्याग्रह वेर इन अ फ्यू सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स फ्रॉम ईच लोकेलिटी वुड पार्टिसिपेट। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इनिशिएटिंग द इंडिविजुअल सत्याग्रह वर एज फॉलोज, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द पेशेंस ऑफ नेशनलिस्ट वाज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। तो यहां पर जनरली वीकनेस की बात नहीं थी, ऑलरेडी आपको पता है मासेस रेडी थी, हर तरह से रेडी थी, उस समय वॉर का भी सिचुएशन था यहाँ पर। तो ये रीजन जो कोट किया गया है कि जो है उस समय अनप्रिपेयर्ड थे नेशनल वाइड सत्याग्रह के लिए, तो ये दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट आपको यूपीएससी भी बना के देगी, लेकिन आपको जो है इस तरह के स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है, और ये तभी आप एलिमिनेट कर पाएंगे जब आपने एक सीक्वेंस में अच्छे से चीजों को पढ़ रखा है। अगर आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पढ़ा है तो डेफिनेटली आप जानते थे कि इसका रीजन क्या था। यहां पर किया गया था कि यहां पर जो है जस्ट यहां पर अभी पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मास एक्शन नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि इसको एज अ साइन ऑफ वीकनेस जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं दिखना चाहिए, और जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया कि वो इंडिविजुअली सत्याग्रह करें। अभी यहाँ पे जो है, और इसके बाद क्या था, जैसे इसके और पर्पसेस क्या थे, टू एक्सप्रेस पीपल स्टांस ऑन नॉन कोऑपरेशन विद वॉर एफर्ट्स एंड देयर रिफ्यूजल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नाजिज्म एंड द ऑपरेसिव रूल्स इन इंडिया। एंड द थर्ड द पर्पस वाज ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह वाज टू प्रोवाइड द गवर्नमेंट विद अनदर चांस टू पीसफुली एड्रेस द डिमांड्स पुट फोर्थ बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लोग और इससे एक और मतलब मैसेज भेजना चाहते हैं कि आप पीसफुली हमारे जो भी डिमांड्स है उसको मान लीजिए, नहीं तो फिर जो है मास मूवमेंट होगा ही होगा। इसमें अगर आप देखेंगे विनोबा भावे जो थे वो बिकेम द फर्स्ट टू एम्ब्रेस दिस फॉर्म ऑफ सत्याग्रह, फॉलोड बाय जवाहरलाल नेहरू एज दी सेकंड पार्टिसिपेंट। तो फर्स्ट जो थे वो विनोबा भावे थे। तो यहाँ पर आपका जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये दिस वाज रॉन्ग, जेएल नेहरू वाज द सेकंड वन टू ऑफर इंडिविजुअल सत्याग्रह। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, प्री इंडिपेंडेंस इवेंट्स है, कि आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है एंड केम इन यूपीएससी 1997। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपके नॉलेज को भी टेस्ट करेगा, आपके मेमोरी पावर को भी टेस्ट करेगा। तो जल्दी से बताइए कि यहाँ पर आपको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ये सारी चीजों को अरेंज करना है। द फर्स्ट इज वुड्स एजुकेशन डिस्पैच, द सेकंड इज मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन, थर्ड इज द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट एंड फोर्थ इज इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन। आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर कोड्स दिए हुए हैं, फर्स्ट है 2143, बी इज 2134, सी इज 1243 एंड डी इज 4313। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2143। तो सबसे पहले आपका मैकॉलेज मिनट ऑन एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो कब आया, 1835 में। आफ्टर दैट
केम वुड्स डिस्पैच, जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं, जो कि आया आपका 1854 में। आफ्टर दैट केम हंटर कमीशन इन 1882 टू 83 एंड सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, आपको पता है बहुत लेटर ऑन आया था। ये कब आया था? 1944 में। तो आप ऐसे भी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट के बारे में अगर आप पढ़ते तो आपको अंदाज था, अगर आपने एजुकेशन कमीशंस के बारे में पढ़ा है, डेफिनेटली अगर आपने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ा है या फिर कोई भी एनसीईआरटी पढ़ा है, तो वहां पर इस तरह के रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा भी बहुत सारे कमीशंस हैं, आप सबको पढ़ें, बहुत अच्छा से पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और क्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है। तो आपको इवेंट्स किस समय हुआ था ये भी जानना जरूरी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग वाइसरॉयज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फर्स्ट ऑप्शन इज आपके लॉर्ड कर्जन, सेकंड इज लॉर्ड चेम्सफोर्ड, C is Lord Hardinge and fourth is Lord Irwin. Which one of the following is the correct chronological order of the tenure? And this again came in UPSC 2004. Earlier UPSC used to ask questions on chronological order, आपको पता है पहले क्योंकि बहुत memory based question आता था, but in the recent times right from 2018, 19, 20, 21 इसमें भी क्रोनोलॉजी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी अपने पैटर्न को रिपीट नहीं कर सकता है, वो पुराने क्वेश्चंस को भी उठा के डाल सकता है। जो वो पहले पूछ रहा था वो अभी आपसे पूछ सकता है, उसके पास सारा जो है आप बोल सकते हैं ऑटोनॉमी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप रेडी रहिए। तो यहां पर आपको बोल रहा है कि डिफरेंट वाइसरॉयज दिए हुए हैं, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर में अरेंज करना है। फर्स्ट है 1324, बी इज 2413, सी इज 1423 एंड डी इज 2314। जल्दी से सोचिए और बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है 1324। अब देखिए यहां पर कंफ्यूजन कहां पर हो सकता है आपको। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको पता है हमारे यहां जो थे दो हार्डिंग्स थे, हार्डिंग 1 और हार्डिंग 2, लेकिन आपको यहां पर सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखना है। अगर आप फर्स्ट लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो वो अराउंड 1840s के आसपास थे। अगर आपने एग्जैक्ट डेटा आपको याद नहीं है तो अराउंड 1844 के आसपास थे। और जो सेकेंड लॉर्ड हार्डिंग थे वो 1910 के आसपास थे। तो आपको यहां पर ऑप्शंस को देखना है और उसके अनुसार ही सेट करना है। अगर यहां पर लॉर्ड हार्डिंग के बारे में दिया रहता कि जो है वो उस समय की बात हो रही है तो फिर आपको जो है उस हिसाब से ऑप्शंस भी दिया रहता है, लेकिन यहां पर आपको एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है, दैट इज 1324। तो सबसे पहले आपके कौन आए? लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो आए वो 1916 से लेके 1921, जो उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग, इनका एक्चुअल पूरा नाम था लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग, ठीक है, ये के आए 1910 से 1916। और लॉर्ड इरविन जो थे वो थे आपके 1926 से लेके 1931। लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता है उस समय स्वदेशी मूवमेंट काफी जोर पकड़ रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से याद है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो है एक्ट ऑफ 1919 बहुत फेमस है। और चार्ल्स हार्डिंग के बारे में आपको पता है 1910 से 1916। और लॉर्ड इरविन के बारे में भी आपको पता है, क्योंकि आपको पता है लॉर्ड इरविन के समय भी काफी ज्यादा इवेंट्स हुए थे। तो यहां पर अगर आपने ये सीक्वेंस को पढ़ रखा है या फिर आपने क्रोनोलॉजी में कभी इसको एक बार अच्छे से देख रखा है, सारे लॉर्ड वाइसरॉयज को, ठीक है, गवर्नर जनरल्स को, तो आपको ये चीजें याद हो जाती है और आपको चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। एक दिन आप आराम से बैठिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, अब आप पूरी तरह से सोचिए कि अच्छा इस समय ये था, मतलब अब आपके दिमाग में एक बार अगर आप पूरा सीक्वेंस बना लेंगे तो आपसे एग्जाम में गलती नहीं होगा। तो हमने कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस देखा, कुछ हमने देखा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हमने देखा। मॉडर्न हिस्ट्री में मिक्स एंड मैच क्वेश्चंस आता है, आपको रिवाइज करते रहना चाहिए। ऑल्दो रीसेंट टाइम्स में देखा गया है मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा घट गया है कंपेयर टू व्हाट वी सॉ इन 2016 एंड 17, बट स्टिल आपको इसको इग्नोर करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी कभी भी पैटर्न बदल सकता है और अचानक से वो 10 to 12 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री का दे दे और उस समय आप मिस कर जाए। तो किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना है, तैयारी अच्छी सी रखनी है और तब जाके ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।